हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हरीश कुमार तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राम राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं जनरल साइंस का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 101% क्वेश्चन आते हैं। और वो टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसका नाम है पोषण, न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप सबको पता है कि विटामिन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो विटामिन के रोगों से हो, चाहे वो विटामिन के रासायनिक नाम हो। इसके अलावा मिनरल्स पढ़ेंगे और वाटर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक अपना वो है न्यूट्रिशन, पोषण। और इसके अलावा टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। रियल में न्यूट्रिशन क्या है, क्या होता है संतुलित भोजन, और किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर जाकर के ये अपने शरीर को बहुत अच्छा आकार प्रदान करता है। तो लेकर के चलते हैं पोषण क्या है। तो देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन की। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, प्रत्येक सजीव को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, हर एक सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। दोस्तों, कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। जो टॉपिक अपन ने प्रीवियस में पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि भोजन के रूप में अपन जो खाते हैं उसका डाइजेशन किस प्रकार होता है। आज अपन ये पढ़ेंगे कि अपन भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं, देखो न्यूट्रिशन की यदि अपन बात करें तो इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों के शरीर की वृद्धि, डेफिनेशन दे रहा मैं आपको पोषण की, सजीवों के शरीर की वृद्धि, उनके शरीर की मरम्मत, उनके शरीर का अनुरक्षण और समस्त जैव प्रक्रमों, अपने शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस संपन्न होती हैं, समस्त जैव प्रक्रम संपन्न होते हैं, उन सारे के सारे जैव प्रक्रमों को संतुलित या समुचित रूप में चलाए रखने के लिए आवश्यक पदार्थ, जितने भी पदार्थ अपन लोग खाते हैं, उन सारे आवश्यक पदार्थों के अधिग्रहण को, अधिग्रहण का मतलब अंदर लेना, अधिग्रहण को क्या कहा जाता है दोस्तों? पोषण कहा जाता है। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी डेफिनेशन आपके सामने डाल दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन आपसे कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी जब अपन टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो आपको रियल में पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है, क्या वैल्यू अपने शरीर के अंदर ये प्रोवाइड करके रखता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जीवों के शरीर की वृद्धि, मतलब आप सबको पता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको टाइमली बैलेंस फूड दिया जा रहा है, संतुलित भोजन, उसके भोजन के अंदर सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हैं, तो बच्चे की ग्रोथ होना जल्दी स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवों के शरीर की वृद्धि, मरम्मत, अनुरक्षण, प्रोटेक्शन, इसके अलावा समस्त जैव प्रक्रमों को समुचित रूप से चलाए रखने के लिए, या अपने शरीर की अच्छी वृद्धि, अच्छी मरम्मत और अपने शरीर के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस संपन्न होती है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, सारे के सारे प्रक्रमों को, आवश्यक पदार्थों के अधिग्रहण को, मतलब इन सारे प्रक्रमों को अच्छी तरीके से चलाए रखने के लिए जिन जिन पदार्थों को अपन ग्रहण करते हैं दोस्तों, उन्हें सारे के सारे पदार्थों की संपूर्ण प्रोसेस को कहा जाता है पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरी और डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, ये आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दी है। दूसरी नॉर्मल सी डेफिनेशन और बताता हूँ मैं आपको। भोजन के ग्रहण करने से लेकर, भोजन के ग्रहण करने से लेकर
मतलब पोषण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक अपन इसकी बात करते हैं। तो जिस टाइम अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से लेकर उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त होने तक की, ऊर्जा प्राप्त होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। दोनों ही डेफिनेशन आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल सटीक डाली है। तो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन के ग्रहण करने से लेकर और भोजन के डाइजेशन के बाद अपने शरीर को जो एनर्जी मिलती है, तो भोजन के ग्रहण करने से लेकर ऊर्जा प्राप्त होने तक की जो संपूर्ण क्रियाओं का जो योग है दोस्तों, संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है आपकी, वो होती है न्यूट्रिशन, पोषण। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। इस पोषण की यदि अपन बात करें तो पोषण का एक छोटा सा क्रम आपको याद रखना है। हालांकि ये क्रम मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बता दिया है। तो सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भोजन का क्रम, भोजन का क्रम। और दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा था, उस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भोजन का क्रम कौन कौन सा है? भोजन को अपन पहले खाते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, अवशोषण होता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस संपन्न होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले होता है भोजन का अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या है? भोजन को अपन अंदर लेते हैं, मतलब भोजन को खाते हैं। खाने के बाद होता है साथियों भोजन का पाचन, डाइजेशन होता है। आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद उसका क्या हुआ? पाचन हुआ। पाचन के बाद दोस्तों पचित भोजन का होता है अवशोषण। क्या होता है दोस्तों? अवशोषण। और अवशोषण के बाद की जो प्रोसेस आती है वो है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण का मतलब क्या है? भोजन का डाइजेशन हो गया, उसमें से जो आवश्यक पदार्थ थे उनका छोटी आंत के द्वारा अवशोषण कर लिया गया। और अब हमें उस भोजन से क्या मिलेगी दोस्तों? ऊर्जा मिलेगी। उस प्रोसेस को स्वांगीकरण कहा जाता है। और लास्ट में दोस्तों बचे कुचे पदार्थ को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को उत्सर्जन या बहिष्करण कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन किस टाइप से डालता है वो? भोजन का सही क्रम कौन सा है? तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उपसर्जन। अब आपको ऑप्शन घुमा घुमा करके देगा। अंतःग्रहण को अवशोषण की जगह ले जाएगा, अवशोषण को अंतःग्रहण की जगह ले आएगा, पाचन को और कहीं टिका देगा, स्वांगीकरण को और किसी नंबर पे डाल देगा। तो इस प्रकार आपके सामने कितने ऑप्शन बनाएगा? 4 ऑप्शन बनाएगा। आपको सबसे पहला ऑप्शन कौन सा चूज करना है? तो आपको इसको रखना नहीं है, आपको इसको समझना है कि सबसे पहले सर भोजन को खाएंगे और भोजन के खाने के बाद उसका पाचन होगा, पाचन होने के बाद पचित भोजन का अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद अपने शरीर को एनर्जी मिलेगी जिसे अपन स्वांगीकरण प्रोसेस करें। और उसके बाद जो बचा कुचा जो वेस्टेज पदार्थ होता है जिसको मल कहा जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की भी मैं बात करूं तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं रियल में अपने पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी टर्म आती है आप लोगों की, बैलेंस फूड क्या होता है? संतुलित भोजन किस भोजन को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, मैं बात कर रहा हूं संतुलित भोजन। बैलेंस फूड क्या है? ध्यान से सुनना दोस्तों, ये इस प्रकार का भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो छोटी सी ही डेफिनेशन है, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उचित मात्रा में क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं। ऐसे भोजन को कौन सा भोजन कहा जाता है? तो सर उसे अपन बैलेंस फूड की कैटेगरी में शामिल करते हैं, संतुलित भोजन उसको अपन कहते हैं। तो जिस भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व अपने शरीर के लिए जो जो आवश्यक मिनरल्स हैं, जो जो आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं, जो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन सारे के सारे पोषक तत्वों की अपन बात करें तो वो जिस भोजन में उपलब्ध हैं निश्चित अनुपात में
उचित मात्रा में, तो उस भोजन को कौन सा भोजन कहा जाएगा दोस्तों? उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। और यदि जिस भोजन के अंदर ये आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, ध्यान से सुनना, जिस भोजन में उपस्थित है उसे तो संतुलित भोजन कहा जाता है, और जिस भोजन में ये सारे के सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं उसे असंतुलित भोजन या कुपोषित भोजन कहा जाता है। कौन सा भोजन कहते हैं दोस्तों? असंतुलित भोजन या कुपोषित भोजन। इस भोजन के अंदर आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे, और कुपोषित भोजन से या असंतुलित भोजन करने से व्यक्ति बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाता है, बहुत सारी डिजीज उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, और यहाँ पर शरीर की जो वृद्धि है, मरम्मत है, अनुरक्षण की जो प्रोसेस है, इन सारी की सारी क्रियाओं पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे बच्चे, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनको अच्छी तरीके का सही टाइम पे खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पर अपन को 2 टाइम की रोटी, 2 टाइम का खाना बहुत अच्छी तरीके से नसीब हो रहा है। तो आप परमपिता परमेश्वर से कामना करें कि आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, आपके माता पिता आपकी पूरी परवरिश करने में लगे हुए हैं, तो आपकी भी ये मतलब कि इच्छा होनी चाहिए, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप उनकी आत्मा को कभी ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि आप उनके बुढ़ापे के सहारे हो। तो वृद्धि, मरम्मत और अनुरक्षण की क्रियाएं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, मतलब बच्चे का मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। अब अपन बात करते हैं कि सर इस संतुलित भोजन के जो अवयव आते हैं, कितने अवयव होते हैं दोस्तों? तो संतुलित भोजन के जो अवयव हैं उनकी संख्या है साथियों 6। मुख्य रूप से अपन बात करें तो संतुलित भोजन की कितने अवयव अपन पढ़ेंगे, और यही अपना टॉपिक है। और संतुलित भोजन के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इसके 6 मुख्य घटक होते हैं। नंबर 1 आता है साथियों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 आता है दोस्तों फैट या लिपिड, जिसे अपन वसा कह सकते हैं, लिपिड कह सकते हैं। नंबर 3 आता है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़कर के जाता है पेपर में, बहुत सारे। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों प्रोटीन, अपने शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। बात करेंगे कि टॉपिक के अंदर की क्या क्या कार्य संपर्क करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों मिनरल्स की। मिनरल्स का मतलब खनिज, लवण। और लास्ट जो आता है आपका वो है वाटर। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। बहुत सारी बातें आपने सुन रखी हैं, लेकिन जब ये जल के साथ साथ ये 6 जो मुख्य अवयव अपने सामने मैंने लिखे हैं, याद रखना दोस्तों, ये संतुलित भोजन के अवयव हैं, और इनमें से प्रत्येक संतुलित भोजन, प्रत्येक न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में जाना अति आवश्यक है। वीकली आप लोगों को इनका बिल्कुल अच्छी तरीके से नॉलेज दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आपको क्रम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा अपन पढ़ लेंगे इनको। सबसे पहला आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपको याद रखना है फैट या लिपिड, जिसको वसा के नाम से जानते हैं। तीसरा आता दोस्तों विटामिन, जिसको अपन कहते हैं प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संतुलित भोजन की कितने अवयव हैं, तो आपको कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। कौन कौन से बताने हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 आपका फैट, नंबर 3 आपकी विटामिन, नंबर 4 आपका प्रोटीन, नंबर 5 मिनरल्स, और नंबर लास्ट नंबर दोस्तों आपका वाटर यानी कि जल। अब देखो साथियों, इन 3 की भी मैं बात करूं, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, मैं गुड के नीचे लगा रहा हूं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट, और नंबर 3 प्रोटीन। नंबर 3 प्रोटीन, याद रखना, तीनों की बात कर रहा हूं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट, और नंबर 3 प्रोटीन। इन तीनों को एक विशिष्ट नाम से और जानते हैं, इन्हें कहा जाता है बृहद या मुख्य पोषक तत्व।
किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वृहद या मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि साथियों इन तत्वों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य संपन्न करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसलिए इनको वृहद या मुख्य पोषक तत्व की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए इन्हें अपन ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कहते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संतुलित भोजन का वह अवयव जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये विटामिन्स, मिनरल्स से आपको किसी प्रकार की कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलित भोजन का वह अवयव जिसे मुख्य पोषक तत्व की कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो आपका नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट और नंबर 3 हो गया आपका प्रोटीन। तो दोस्तों अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ साथ आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा अपन बात करें विटामिन्स और खनिज लवणों की, विटामिन और मिनरल्स की, तो याद रखना दोस्तों इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व है, और याद रखना मेरे साथियों इनसे हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से हो गए? तो सर एक तो हो गया अपना विटामिन और एक हो गया अपना मिनरल्स, खनिज लवण। इनसे हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है दोस्तों। तो ये सर क्या काम संपन्न करते हैं? फिर इनको क्यों खाते हैं अपन? जब ये अपने शरीर को एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो फिर क्यों खाते हैं? तो दोस्तों याद रखना विभिन्न प्रकार के रोगों से अपने शरीर को कौन बचाता है? तो ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स बचाते हैं। जैसा कि मैं बात करूं विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इत्यादि जो जितने भी डिजीज आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इनमें से काफ़ी अच्छी तरीके से जानते भी हैं, क्योंकि टॉपिक बार बार आपने पढ़ लिया है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संतुलित भोजन के मुख्य 6 अवयव हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मैंने गुड के चिन्ह लगा रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की यदि बात करें तो इनको कहा जाता है वृहद या मुख्य पोषक तत्व है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए इन तत्वों को ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कहा जाता है। जबकि विटामिन और मिनरल्स की यदि बात करें तो इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। किसी प्रकार की कोई एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन क्या कार्य संपन्न करते हैं? तो शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं, शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन की बात करूं तो यहाँ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत खतरनाक बार बार पेपर में आता है कि संतुलित भोजन का वह अवयव जिससे हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन में आपके सामने लिखा मिलेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो आपका उत्तर क्या होगा? विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। अब देखो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। एक संतुलित थाली आती है, संतुलित थाली। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी थाली होगी, हमने नाम ही पहली बार सुना है। तो ये संतुलित थाली किसे कहा जाता है? तो ये संतुलित भोजन का ही दूसरा नाम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके भोजन के अंदर ये जो पोषक तत्व हैं ये उचित मात्रा में उपस्थित होने बहुत जरूरी है। आपका शरीर एनर्जेटिक बना रहेगा, आपका शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत कम रोगों का आपका शरीर शिकार हो पाएगा। यदि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोगाणु प्रविष्ट नहीं हो पाएगा, आप ताउम्र स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज के खान पान की वजह से आप आए दिन देख रहे हैं कि लोग बीपी के पेशेंट हो रहे हैं, शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो सबसे गंदा जो डिजीज आज के टाइम में पैदा हो चुका है वो है हार्ट फेल, हार्ट अटैक। पता ही नहीं चलता इंसान का, बात करते करते निकल जाता है, इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। तो वो हार्ट अटैक क्यों आता है दोस्तों? ये सब के सब शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो किसी प्रकार से कोई रोग अपने शरीर के अंदर पैदा होने लग जाते हैं। तो दोस्तों एक एक पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो मैं सबसे पहले देखो इस संतुलित थाली की यदि बात करें तो खूब सारे
जो संतुलित भोजन उसी का दूसरा नाम मैं आपको संतुलित थाली दे रहा हूँ, और एक एक पॉइंट जब आपके सामने लाया जा रहा है तो उसको क्लियर किया जाएगा कि आपको किस टाइम किस किस प्रकार का भोजन खाना जरूरी है। तो दोस्तों लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को सबसे पहला जो आपका वृहद पोषक तत्व है, और वृहद पोषक तत्वों में सबसे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो है साथियों आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो संतुलित भोजन के कितने अवयव बता दिए मैंने? 6। उनमें से सबसे पहला दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे सेकेराइड भी कहा जाता है, या फिर आपको इसका नाम मंड भी मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड या फिर मंड भी इसको अपन कह सकते हैं। तो साथियों बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके मुख्य स्रोत क्या है, और यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तब क्या होगा, अधिकता होगी। अब एक बात और सुन लेना, ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको कार्बोहाइड्रेट बताया कि इन पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में उपस्थित हो तो आप घर जाते लग जाओ उनके खाने के, मुझे तो यही खाना है, सर ने बताया था एनर्जी मिलती है। नहीं, अधिकता से भी डिजीज होते हैं, तो अपन बात करेंगे इनकी। देखना देखो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे सेकेराइड की बात करो, चाहे मंड की बात करें, पहले तो अपन बात करते हैं कि किन किन से मिलकर के बनते हैं। तो साथियों याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किस से मिलकर के बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन का प्रतीक C हो गया, हाइड्रोजन का प्रतीक H हो गया, ऑक्सीजन का प्रतीक O हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हूं, कार्बोहाइड्रेट किस से मिलकर बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब मैं आपके सामने लिखूं कि ये कार्बोहाइड्रेट इन तीनों से मिलकर के बने हैं, और इन तीनों का जो फिक्स अनुपात है CHO लिख दिया मैंने शॉर्ट में, इन तीनों का जो फिक्स अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 1:2:1। कितना होता है? 1:2:1। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2:1। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ ग्लूकोज का। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। तो सर किस प्रकार से निकाला जा रहा है अनुपात, तो ध्यान देना। देखो ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है। 6 का भाग 6 में एक बार चला गया, 6 का भाग 12 में 2 बार चला गया, और 6 का भाग 6 में एक बार। 1:2:1 है। किसका अनुपात है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं फिर रिपीट कराऊं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है दोस्तों वो 1:2:1 है। ये डाटा आपको अच्छी तरीके से क्लियर रखना है। फिर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र आता है दोस्तों, सामान्य सूत्र किस प्रकार अपन इनको निरूपित करते हैं? तो ये है आपका CH2O का होल बाइस N। CH2O का होल बाइस N। अब आपको पता चल चुका है कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 2 होंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे। अनुपात पे आप साफ देख रहे हैं, जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन 1 का, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो CH2O का होल बाइस जो N है वो आपके कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो चुका है। इसके अलावा अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, बड़ा विशेष पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तो होंगे दोस्तों हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बोहाइड्रेट में 2 या 2 से अधिक तो क्या होंगे? हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। और हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब क्या है? OH ग्रुप है ना। तो 2 या 2 से अधिक तो क्या होंगे? हाइड्रोक्सिल समूह। इसके अलावा एक होगा एल्डिहाइड, या फिर कीटोन समूह। एल्डिहाइड या फिर कीटोन समूह। अब एल्डिहाइड तो आपको किस तरीके से लिखा मिलेगा? तो ये तो मिलेगा दोस्तों आपको ऐसे, और कीटोन जो समूह वो मिलेगा आपको ऐसे। मतलब कीटोन ग्रुप की पहचान कैसे की जाएगी? इसके दोनों ओर आपको कार्बन मिलेंगे, दोनों ओर कार्बन मिलेंगे, और इसके एक ओर आपको कार्बन मिलेगा, दूसरी ओर आपको डेफिनेट हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट की रियल डेफिनेशन है। 2 या 2 से अधिक, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 या 2 से अधिक तो क्या होंगे? हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, और एक क्या होगा दोस्तों? या तो एल्डिहाइड समूह होगा या फिर कीटोन समूह उपस्थित होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1 ग्राम ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है दोस्तों वो है 4.2 किलो कैलोरी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो वो है 4.2 किलो कैलोरी। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे पॉइंट चलेंगे अपने पास, तो देखो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं इनको। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फिक्स अनुपात होगा वो 1:2:1 होगा। इसके अलावा बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड किससे मिलकर के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र दोस्तों CH2O का होल ट्वाइस N। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होंगे और एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन समूह उपस्थित होगा। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो वो आपको याद रखना है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि भोजन का डाइजेशन जब हो जाता है तो हमें ग्लूकोज मिलती है और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपको कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 4.2 किलो कैलोरी। फिर देखो मैं बात करें, 2 क्वेश्चन आपके सामने में डाला हूं। खिलाड़ी या एथलीट, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं पेपर में। खिलाड़ी या फिर एथलीट को यदि तुरंत एनर्जेटिक बनाना है, तुरंत उसके शरीर को ऊर्जा, मतलब कि जैसे खिलाड़ी खेल रहा है और वो थक गया है, बहुत अच्छी तरीके से थक गया है, उसको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना है तो उसको क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, तो ध्यान से देखना। खिलाड़ी या एथलीट को तुरंत, ये नाम एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको, तुरंत ऊर्जावान बनाने के लिए, तुरंत ऊर्जावान बनाने के लिए तो उसको कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ग्लूकोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने 2 प्रकार से आएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल में आपको बताता हूँ, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सब के सब एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के। आगे अपन पढ़ेंगे इनको ज़्यादा। तो क्वेश्चन आपके सामने 2 प्रकार से किस टाइप से आता है, खिलाड़ी को या एथलीट को तुरंत ऊर्जावान बनाने के लिए निम्न में से क्या खिलाया या पिलाया जाता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन। तो बताइए उत्तर कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। समझ रहे हैं बात को। और यदि आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जावान बनाए रखने के लिए क्या पिलाया जाता है या क्या खिलाया जाता है, और यदि उसने ऑप्शन ऐसा डाल रखे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जो भी शर्कराएं डाल रखी, तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो खिलाड़ी या एथलीट को तुरंत ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, तुरंत उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए तो उसको क्या खिलाया पिलाया जाएगा, तो आपको कार्बोहाइड्रेट ऑब्लिक ग्लूकोज याद रखना है। और यदि उसी खिलाड़ी या एथलीट को या फिर दूसरे को मान लो जो भी थक चुका है, उसको लंबे समय तक, दोनों क्वेश्चन में रात दिन का अंतर है दोस्तों, लंबे समय तक यदि उसको ऊर्जावान बनाना है तो लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसको क्या खिलाया जाएगा, तो दोस्तों याद रखना उसे फेट या वसीय पदार्थ खिलाए जाते हैं, वसा वाले पदार्थ खिलाए जाते हैं। और वसा किन किन पदार्थों में उपस्थित होती है दोस्तों, जिनमें चिकनाई उपस्थित होती है, जैसे तेल, घी, बटर, जो आपके हैं जितने भी जिनमें चिकनाई पाई जाती है वो सारे के सारे फैटी वाले पदार्थ होते हैं जिनमें फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो एथलीट को तुरंत एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज खिलाया जाता है, जबकि इसको लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए फिर या वसा खिलाई जाएगी। इसके बाद अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि संपूर्ण भोजन से जो एनर्जी अपने शरीर में मिलती है, आपको प्रोवाइड होती है, उसमें से लगभग 50 से 80% ऊर्जा, लगभग 50 से 80% ऊर्जा अकेले किससे मिलती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्ब से मिलती है, क्योंकि अपन ज्यादातर कार्ब वाले पदार्थ खाते हैं। तो ज्यादातर आपको याद रखना है 50 से 80% ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत की।
कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, चुकंदर, सलजम, केला, शहद, गुड़, चीनी, मांस और दूध। इन सारे के सारे पदार्थों से अपने शरीर में क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। कहाँ से? ये किसके मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। तो आपको आज के बाद ये जरूर याद रखना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे वसा चाहिए, क्या खाना है। तो आपके सामने जो नाम मैं लिखता जा रहा हूँ उनको आपको विशेष ध्यान देना है कि ये पदार्थ खाने से, जैसे आप यदि चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, इसके अलावा एक आलू का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आलू, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, चुकंदर, सलजम, केला, शहद, गुड़, चीनी, मांस, दूध, इन सभी से आपके शरीर के अंदर क्या जाती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। इन सभी के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। किनके मुख्य स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कहलाते हैं। अब देखो इसकी अपन बात करें, इसके अलावा दोस्तों बहुत प्रकार की जो शर्कराएं आपकी, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी की अपन चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अपने साथी हरीश कुमार के साथ, अपने YouTube चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि टॉपिक बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने ज़्यादा लाइक मुझे मिलेंगे तो मैं मानूंगा कि मैं इस टॉपिक को और ज़्यादा बेहतर किस प्रकार से डालूँ, क्योंकि आप लोगों की सेवा में हम तो हाजिर हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करें, तब तक आप सभी को मेरा बहुत प्यारा सा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।